किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और मैं हूं विपिन यादव। हर दिन के भांति आज भी आपके बीच में हाजिर हो चुके हैं बहुत सारी जानकारियों को लेकर खेत खलिहान की, और ऐसी जानकारियां जो कि आपको आपकी कृषि में बहुत आगे बढ़ाएं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं हम बात करते हैं नए नए विषयों के बारे में, और हमारे साथ चर्चा करने के लिए होते हैं अलग अलग विशेषज्ञ। तो आज भी हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रामधन घसवा जी, जो कि विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं कृषि प्रसार केवी के जादरा रतलाम के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। तो ये हमारे विशेषज्ञ हैं, और आज हम किस विषय पर बात करेंगे इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं हमारे भारत में लगभग 86% जो किसान भाई हैं वो लघु और सीमांत हैं, यानी कि 5 एकड़ से कम रकबा वो रखते हैं। अब ऐसे में उनके लिए हमारी सरकार क्या कुछ कर सकती है, इसके विषय में हम आज बात करेंगे। और मुख्य रूप से जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कृषक उत्पादक संगठन। जी हाँ, अब कृषक उत्पादक संगठन होता क्या है, कैसे काम करता है और हमारे किसान भाइयों के लिए कितना लाभकारी है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ से। सर सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो कृषक उत्पादक संगठन है ये है क्या और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जी नमस्कार किसान भाइयों। जैसे सर ने बताया किसान उत्पादक संगठन क्या होता है, तो ये किसान उत्पादक संगठन एक किसानों का समूह होता है जो संगठित होकर और अपने जो कार्य करते हैं उसका जो मुख्य उद्देश्य जो होता है जो सभी जो आप जैसे आपने बताया कि जो भारत में लघु और सीमांत किसानों की जो संख्या है वो 86% के आसपास जो संख्या है, और उनका लघु और सीमांत जो उनका जोत का आकार जो कम होने के कारण उन पे जो लागत है वो बहुत अधिक आती है, या बहुत सारी जो चीज़ें हैं किसान भाई वो परचेज नहीं कर पाते हैं या उसको खरीद नहीं पाते। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये एक प्रयास किया कि इन सभी किसानों को संगठित होकर एक साथ उनको एक जो प्रॉपर तरीके से कार्य करवाया जाए, और ये इनका जो संगठित होने से इनकी जो फसलों की जो उपज है उसको एक उचित मोल भाव मिल सके। इसके कारण आप एक अच्छा उनको जो गुणवत्तापूर्वक और थोक के भाव में इनको जो बीज मिल सके, कीटनाशक मिल सके, खाद और उर्वरक मिल सके। तो इन सब चीज़ों का एक समावेश किया गया और संगठित होके और ये सारा कार्य एक साथ किया जा सकते। तो ये इसकी एक तरह का मतलब जो मोटे रूप से अपन कह सकते हैं किसान उत्पादक संगठन एक किसानों का समूह होता है जो एक साथ मिलकर और कार्य करते हैं, जिसमें उसकी लागत में कमी आती है, साथ में मुनाफा अधिक होता है। बिल्कुल, मतलब सीधे रूप से सर ने कहा कि मोटे रूप से आप समझ सकते हैं कि किसानों का संगठन होता है जिसमें उनकी लागत कम आए, ये विषय बिंदु पे हम जो है काम करते हैं। सर इसका उद्देश्य क्या है, मतलब मकसद क्या है इसका बनाने का, और भी हम विस्तार से अगर जाने, मोटे मोटे की आपने बात की है, विस्तार से जाने तो और भी क्या क्या बिंदु है जिसमें हमारे किसान भाई जो है इसका लाभ लें। जी, इसका जो मुख्य उद्देश्य जो है किसानों की जो लागत है उसको कम करना है। दूसरा इसका जो मोल भाव है, जो उत्पादन है उसको उचित किसान भाई एक संगठित होकर और एक साथ होकर यदि व्यापारी से यदि मोल भाव करेंगे तो उनको उचित भाव मिलेगा। दूसरा इसमें जो जितने भी जो आदान है, इनपुट है किसानों के जो खेती में लगने वाले हैं, जैसे आप बात करें उर्वरक की बात करें, गुणवत्तापूर्वक बीज की बात करें, कीटनाशकों की बात करें, ये आपके खरपतवार नाशों की बात करें, तो ये सारी की सारी चीज़ें किसान भाई को एक थोक में मिले। मतलब एक ये जो किसान उत्पादक संगठन एक तरह का कंपनी अधिनियम के तहत ये मतलब रजिस्टर्ड होता है। अच्छा। और एक तरह की ये किसानों की कंपनी है। जी। तो किसान को जो थोक के भाव में ये व्यापार कर सके। चलिए, तो ये हमने जाना किस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट है और इसका मकसद क्या है, इसके बारे में हमने बात की। सर एक चीज़ और है, जैसे अब हमने किसान जो संगठन है इसको बना लिया, लेकिन बनाते कैसे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मतलब निर्माण कैसे करना है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बहुत अच्छी आपने जानकारी किसानों के पास पहुँचा रही है, तो बहुत अच्छा आपने जो पर्सन किया है जी। तो जैसे किसान भाइयों, ये इसका जो बनाने की जो प्रक्रिया होती है, इसमें जो भारत सरकार की जो क्रियान्वित करने वाली जो 3 एजेंसियाँ होती है, एक इसमें जो नाबार्ड होता है, मुख्य रूप से नाबार्ड जो कंपनी एक्ट में और राज्य सहकारी एक्ट दोनों में जो रजिस्टर्ड होते हैं उसकी मॉनिटरिंग करता है। और ये एक अपने जो NCDC होता है, जो नेशनल जो कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है, एक वो हो गया, एक SFSC होता है जो स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर कंसोर्टियम जो एक संस्था है। ये तीनों संस्थाएं
एफपीओ को प्रमोट करने में इनकी योगदान रहता है। और ये जो SFAC जो संस्था है, ये केवल कंपनी एक्ट के अंतर जो रजिस्टर्ड जो या पंजीकरण हुआ एफपीओ है उसको रन करवाती है। और ये जो NCDC है वो जो राज्य सहकारिता एक्ट के अंतर्गत जो एफपीओ रजिस्टर्ड हुआ है उसकी मॉनिटरिंग या रन करवाता है। और नाबार्ड दोनों प्रकार के जो एफपीओज को राज्य सहकारिता जो एक्ट के अंतर्गत और कंपनी एक्ट के अंतर्गत दोनों जो एफपीओ है उनकी मॉनिटरिंग या रन करवाता है। अब ये जो तीनों संस्थाएं होती है ये एक CBBO जो क्लस्टर बेस्ड जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना करती है। और ये क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ये एक क्लस्टर तैयार करता है। बिल्कुल, ये ज़मीनी स्तर पे ये कार्य करता है। और ये जो एफपीओ और इन जो क्रियान्वित जो एजेंसियां हैं इन दोनों के बीच का जो मध्यस्थता का जो कार्य करता है वो होता है CBBO। और CBBO का ही कार्य होता है। तो किसान भाई यदि जो कोई बनाने के लिए इच्छुक हो, एफपीओ मतलब निर्माण करना चाहते हैं, तो वो अपने जो क्लस्टर के आसपास में जो CBBO जो बने हुए हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, ये नाम आपने बोला CBBO क्लस्टर, सर इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हमारे किसान भाई अगर जानना चाहें तो और विस्तार से क्या जान सकते हैं? जी, CBBO जो क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसका जो मुख्य कार्य जो होता है किसान भाइयों, ये आपका जो एफपीओ है उसका निगरानी रखता है। और ये जो तीनों एजेंसी जो क्रियान्वित करने वाली एजेंसी है उसके पास ये आपकी सूचनाएं देते हैं और जो आपकी मॉनिटरिंग करता रहता है। और इसका जो क्लस्टर बेस्ड एक क्लस्टर तैयार करना है, जैसे अपन बात करें इसमें जो एफपीओज में जो है लगभग जो मैदानी क्षेत्र है उनमें 300 सदस्य होना जरूरी है। अच्छा। और जो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनमें 100 सदस्य होना जरूरी है। ठीक। तो ये जो CBBO होते हैं ये एक मतलब भौगोलिक जो क्षेत्र है उसमें समानता ही पाई जाती हो, इस प्रकार का क्लस्टर तैयार करते हैं। जो 300 सदस्य जो होते हैं जो एफपीओ से जो जुड़े हुए रहते हैं उनमें उनका जो कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, उनका मतलब एक रूपता होनी चाहिए। अच्छा। वो चाहे आप उत्पादन में ले लो या लैंड होल्डिंग का ले लो, ये सारी की सारी लगभग समानताएं होनी चाहिए जो उससे क्या बिजनेस करने में दिक्कत नहीं आए। जी। हाँ, यदि तरह तरह के किसानों की यदि वो जो फसल का उत्पादन होगा तो फिर वो एक अच्छा जो निश्चित जो मतलब एक व्यापारी से मोल भाव करने में और इनमें समस्या आएंगी। बिल्कुल। हाँ, चाहे वो ज़मीन को लेके हो चाहे उनकी फसलों के उत्पादन को लेके हो, मतलब एक समानता होना चाहिए, सिमिलर किसान होना चाहिए उसमें ग्रुप में। हाँ, ऐसा जो है संरचना इसकी होती है। और मुख्य रूप से अगर किसान भाई इसको बनाना चाहते हैं, जैसे कि सर ने बताया, आप CBBO क्लस्टर जो होता है उसके पास जाके हम लोग इसका निर्माण करवा सकते हैं। जी, CBBO तो से मिलकर कार्य करवा सकते हैं। सर किसान भाई अगर जैसे मान लीजिए ये क्या ग्रामीण स्तर से शुरू होता है? मान लीजिए एक ग्राम में अगर किसान भाई हैं तो वो अपने खुद के किसान इकट्ठे होकर भी कर सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल, ये किसान जो लोगों को किसान भाइयों का यदि इंटरेस्ट हो तो ये खुद ही एक समूह बनाकर जो अपने जो एक ग्रामीण क्षेत्र पे अपना जो स्वयं सहायता समूह है या FFI है, फार्मर्स जो कॉमन इंटरेस्ट वाले जो एक ग्रुप होते हैं वो वाले लोग हैं, ये ऐसे करके और उन ग्रुप्स को आप एक 20-25 ग्रुप्स को एक साथ करके और आप 300 सदस्य बना सकते हो। और भारत सरकार भी इस योजना मतलब एफपीओज पे बनाने पे जोर दे रही है। और अभी भारत सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के नाम से एक इसी एफपीओज को प्रमोट करने के लिए योजना बनाई है। तो हर जिले को एक जो उनकी जो लीडिंग जो फसल है उसके ऊपर उन्होंने एफपीओ निर्माण करने के लिए टारगेट दिया हुआ है। ओके सर, एफपीओ की बात करें थोड़ा सा और संक्षिप्त में जानना चाहूँगा मैं आपसे कि एफपीओ मतलब एक एफपीओ में कितने मेंबर होना चाहिए? हमारे किसान भाई कितने किसान जुड़ सकते हैं? 300 मेंबर जुड़ सकते हैं? नहीं, मिनिमम ये मतलब न्यूनतम 300 की संख्या होना जरूरी है। अच्छा। और अधिकतम आप कितने भी जोड़ सकते हैं। ओके, मतलब कम से कम जो है वो 300 तो जुड़ना चाहिए और अधिकतम कितना भी होना चाहिए। ये मैदानी क्षेत्रों की बात है। और यदि पूर्वोत्तर क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे मिनिमम जो है किसानों की संख्या न्यूनतम जो है वो 100 कर्षकों की संख्या होना जरूरी है। बिल्कुल, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और एफपीओ जो है वर्तमान में हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा वरदान साबित हो रहा है। जैसे कि छोटे हमारे किसान जो लघु सीमांत किसान हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी जो है काम कर रहा है। इसके बारे में और भी जानकारी जानेंगे किसान भाइयों। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है किसान भाइयों। कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम बात कर रहे हैं आज कृषक उत्पादक संगठन के बारे में, यानी कि FPO के बारे में, और विस्तार से चर्चा पे आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रामधन घसवा जी। सर, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इसकी संरचना कैसे करना है, यानी कि बनाते कैसे हैं। अब मुख्य बात ये है, आपने एक पहले बात की कि कंपनी एक्ट और सहकारिता, दो शब्द आपने इस्तेमाल किए। मैं ये जानना चाहूँगा कि इनमें अंतर क्या होता है। जी सर, ये बहुत ही वाजिब सवाल है आपका। और किसान भाइयों, जैसे कि सर ने पूछा है कि भाई सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो उसमें, और कंपनी एक्ट में आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो उसमें मोटा मोटा जो अंतर है वो ये है कि जो यदि आप सहकारी जो एक्ट के अंतर्गत यदि किसान आप FPO का पंजीकरण करवा रहे हो तो उसका जो मोटिव है या जो बिजनेस करने के जो है वो उसमें सिंगल ऑब्जेक्टिव रहता है। मतलब आप एक ही किसी चीज़ को लेके बिजनेस कर सकते हो जी। और कंपनी एक्ट के अंतर्गत यदि आप किसान भाइयों रजिस्ट्रेशन आप FPO का करवा रहे हो तो उसमें बहुउद्देश्य ये मतलब कार्य कर सकते हो। उसमें आप जैसे बीज उत्पादन का भी आप कर सकते हो, आप मछली पालन का भी आप इसमें बिजनेस कर सकते हो, आप इसमें जो मशरूम उत्पादन है उसका भी बिजनेस कर सकते हो, मधुमक्खी पालन का भी कर सकते हो, आपकी जो एसेंशियल जो कमोडिटी आपके क्षेत्र की उस पर भी आप कार्य कर सकते हो। तो बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव लेके आप काम यदि करना हो आपको तो आप कंपनी एक्ट जो है 9A है उसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवा के और आप कार्य कर सकते हो FPO के माध्यम से। दूसरा, यदि आपको छोटे स्तर पे और किसी एक चीज़ को लेके आपको बिजनेस करना है तो आप सहकारिता जो अधिनियम है उसके अंतर्गत पंजीकरण करवा के और आप कार्य कर सकते हो। बिल्कुल। तो मुख्य बात यह है कि आप अगर कृषि आधारित उद्योगों के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो आपको कंपनी एक्ट पे जाना चाहिए जी। अब बहुत सारे कृषि आधारित उद्योग हैं, जैसे कि मधुमक्खी पालन हो गया, सर ने कहा मशरूम पालन हो गया, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप जो है काम कर सकते हैं। सर, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इसकी संरचना के बारे में फिर से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या संरचना में किसान भाई बराबर हिस्सेदार होते हैं या फिर कोई क्रमबद्ध उनकी सूची होती है? नहीं सर, इसमें सभी किसान भाई बराबर उनका हिस्सा रहता है और जितना हिस्सा किसान भाइयों को रहता है उतनी ही इक्विटी जो ग्रांट है गवर्नमेंट किसानों को FPO के वित्तीय सहयोग के रूप में देती है और उसकी अधिकतम जो मात्रा है वो 15 लाख रुपए तक की होती है। और उसमें किसान भाइयों का भी एक जो शेयर है या वो इक्विटी है वो अधिकतम 2000 रुपये रखी गई है। हाँ, तो इसमें आप अधिकतम किसान का जो इक्विटी ले रहे हो वो 2000 रुपये तक ले सकते हैं और उतनी ही बराबर मात्रा में सरकार आपको नाबार्ड के माध्यम से या जो कोऑपरेटिव बैंक है उनके माध्यम से आपको इक्विटी आपके जो FPO का जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र करती है। ओके, मतलब ये पूरा का पूरा जो है इसका एक सिस्टम बनाया गया है। सर, एजेंसियों की बात करें तो एजेंसियां मुख्य रूप से इसमें कौन कौन सी होती हैं? अच्छा, जो क्रियान्वित करने वाली जी, इसमें सबसे जो मुख्य जो काम कर रहा है वो एक नाबार्ड कर रहा है अपना जी। जो नाबार्ड के अंतर्गत जो दोनों आपका जो कंपनी एक्ट और कोऑपरेटिव एक्ट, स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट, इन दोनों का जो क्रियान्वित करने के लिए नाबार्ड काम कर रहा है जी। दूसरी अपन बात करें, एक है FA जो स्मॉल SFAC है ना, स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर कंसोर्टियम एक संस्था है। वो केवल जो कंपनी एक्ट के अंतर्गत FPO जो का निर्माण होता है
उसका क्रियान्वित कर रही है। दूसरा एक है एनसीडीसी, जो सहकारिता राज्य सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत एफपीओज का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो उसकी मॉनिटरिंग या रन करवाने की जो एक्टिविटी है वो एनसीडीसी कर रही मुख्य रूप से 3 एजेंसियां हैं जो हमारे इस काम में काम कर रही हैं जी। सर एक और चीज़ पूछूंगा, सरकार इसको किस तरीके से प्रोत्साहित कर रही है? भारत सरकार इसको 2 प्रकार से प्रोत्साहित कर रही है। एक तो शुरुआत में एफपीओ की स्थापना होने से लेकर अगले 3 वर्ष तक जितना भी उसमें जो खर्चा होता है, उसका पंजीकरण का खर्चा 40,000 रुपये जो होता है वो भी जो केंद्र सरकार देती है। इसके साथ साथ आप बात करें तो वहाँ पे जो आपको सीओ रखना होता है तो उसकी जो वेतन है वो भी केंद्र सरकार देती है। साथ में जो वर्कर हेल्पर है एक, उसका भी केंद्र सरकार देती है। ऐसे करके 18 लाख रुपए तक का वित्तीय सहयोग केंद्र सरकार किसानों को एफपीओ निर्माण करने के लिए देती है। जो मकान किराए भी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है, टेलीफोन बिल है, ये सारा मिला के 3 साल के लिए 18 लाख रुपए केंद्र सरकार किसानों को एफपीओ निर्माण के लिए देती है। दूसरा, इसमें 15 लाख रुपए अधिकतम इक्विटी ग्रांट किसान भाइयों को एफपीओ के अकाउंट में ट्रांसफर करती है। वो किसानों के बराबर देती है। यदि किसानों का जो इक्विटी है, वो शेयर जो होल्डर जो अमाउंट है वो यदि 10 लाख है तो गवर्नमेंट भी 10 लाख रुपए देगी। और यदि किसानों का जो शेयर होल्डर जो होल्डिंग है वो 15 लाख या 15 लाख से अधिक है तो भी अधिकतम 15 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक प्रॉपर वे करने के लिए, कार्य करने के लिए एफपीओज को, तो ये एक तरह का सपोर्टिंग जो अमाउंट है एफपीओ रन करवाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आपको वित्तीय सहयोग करती है। बिल्कुल, ये वित्तीय सहयोग है और बहुत बड़ा सहयोग है। अगर कोई भी नया एफपीओ बनाना चाहता है तो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी राहत राशि है। सर एक और चीज़ रहेगी कि जिस तरीके से हमारे किसान भाई रहते हैं, और भी अलग अलग उद्योगों की बात की आपने, चाहे वो खाद का व्यापार भी कर सकें या फिर खाद या पेस्टिसाइड का व्यापार कर सकें, तो उसमें कैसे हेल्प होती है सरकार द्वारा? अच्छा सर, उसमें सर ये जैसे एक तरह का ये कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप जो किसान भाइयों का जो संगठन है वो एक तरह की ऐसे माल समझो कि एक तरह का व्यापार बन गए या कंपनी बन गई किसानों की। और यदि आप कहीं किसी दूसरी कंपनी से जो आप दूसरा एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सरकारें, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर उस संगठन को आपको कीटनाशक का जो लाइसेंस है वो भी देती है, आपको फर्टिलाइज़र का लाइसेंस भी देती है आपको, और जो बीज उत्पादन का जो लाइसेंस है वो भी देती है। ये तीनों कार्य आप किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से कर सकते हो। दूसरा, ये जो बीज का जो मार्जिन है, जो बिचौलिया जो मार्जिन लेता है, तो उस बिचौलिया का जो मार्जिन है उसमें किसान को बड़ी राहत मिलेगी। वो जो बिचौलिया जो है ना, तो वो सिस्टम में ही यदि आप एफपीओ के माध्यम से व्यापार कर रहे हो तो वो बिचौलिया का जो मार्जिन है तो उसमें कहीं पूरा का पूरा जो किसान को है वो सपोर्ट मिलेगा। और वो उचित जो थोक दरें हैं उस पर किसान को बीज भी उपलब्ध होगा, आपको कीटनाशक भी उपलब्ध होगा। दूसरी चीज़ एक और मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को, क्या जो जैसे आपने शुरुआत में चर्चा की, जो किसान भाइयों का जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है या जोत का आकार है वो थोड़ा थोड़ा घट रहा है, दिनों दिन घटता जा रहा है। और उस स्थिति में किसान को एक छोटे क्षेत्र के लिए बीज या कीटनाशक या उर्वरक जो खरीदने में बड़ी समस्याएं आती है और बहुत काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो यदि आप एफपीओ के माध्यम से जुड़कर यदि किसान ये चीज़ें एफपीओ से खरीदता है तो काफ़ी कम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा उसे लाभ मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये जो विषय है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे किसान भाइयों को समझ में आया होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हमारे किसान भाइयों की इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी। तो किसान भाइयों, ये हम बात कर रहे थे एफपीओ के बारे में। फिलहाल चलते हैं खबरें खेती की ओर। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़ी आज की मुख्य खबरों पर। किसानों के लिए बागवानी सरल हुई, मध्य प्रदेश में 90% बुआई पूरी, अब खेत पर पहुंचेगी मिट्टी परीक्षण एम्बुलेंस, भारत में ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं, और पाले से बचाएं फसल। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल की 32वीं बैठक कृषि भवन नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री तथा बोर्ड अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई। इसमें निर्णय लिया गया है कि किसानों के लिए बागवानी परियोजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया सरल की जाएगी। इसके तहत स्वीकृति की प्रक्रिया 2 चरण की बजाय अब एक ही बार में संपन्न हो जाएगी और ये पूरी तरह से डिजिटली होगी। साथ ही कम से कम दस्तावेजों की जरूरत रहेगी, जिससे किसानों को परेशानी नहीं आएगी। महत्वपूर्ण ये भी है कि अभी तक जो अनेक परियोजनाएं लगभग 6 से 8 महीने की समयावधि में स्वीकृत हो पाती थीं, वो अब केवल 45 दिनों में मंजूर कर दी जाएंगी। स्वच्छ पौध कार्यक्रम के बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई, जिसके तहत
एशियन विकास बैंक की सहायता से 2100 करोड़ रुपए के खर्च से किसानों के लिए पौधारोपण सामग्री की उपलब्धता की समस्या हल की जाएगी। NHB के तहत जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में एक नया विभाग बनाया गया है, जिससे जैविक क्षेत्र के सभी पहलुओं जैसे योजनाओं का पर्यवेक्षण, निगरानी, क्षेत्र विस्तार, उत्पादन, मूल्य श्रृंखला विकास के लिए बाजार को बढ़ावा देना व बुनियादी ढांचा तैयार करना आदि पर काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 90% बुआई पूरी हुई। चालू रबी सीजन में फसलों की बुआई गत वर्ष से अधिक हो गई है। इस वर्ष राज्य में गेहूं का रकबा कम कर दलहनी एवं तिलहनी फसलों का रकबा बढ़ाने पर जोर दिया गया है। 16 दिसंबर तक 125.72 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 90.4% है। वहीं गेहूं की बुआई में तेजी आई है। अब तक गत वर्ष की तुलना में लगभग 2 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में बोनी हो गई है। कृषि विभाग के मुताबिक प्रदेश में रबी फसलों का सामान्य क्षेत्र 124,77,000 हेक्टेयर है। इस वर्ष 139.06 लाख हेक्टेयर में रबी फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विभाग के अनुसार अब तक 125.72 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है। इसमें राज्य की प्रमुख रबी फसल गेहूं की बोनी 80.32 लाख हेक्टेयर में हुई है। राज्य की दूसरी प्रमुख फसल चने की बोनी अब तक 20.30 लाख हेक्टेयर में हो गई है। अन्य फसलों में अब तक मटर 2.47 लाख हेक्टेयर में, मसूर 6.44 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। राज्य की प्रमुख तिलहनी फसल सरसों की बोनी लक्ष्य से अधिक 13.80 लाख हेक्टेयर में हुई है। अलसी की बोनी 1.16 लाख हेक्टेयर में हुई है। खेती किसानी में रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग से किसान के खेत की मिट्टी का क्षरण हो रहा है, जिसे रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के खेत की मिट्टी का परीक्षण करने के लिए हर गांव के हर खेत में एम्बुलेंस मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सेवा शुरू करने जा रही है। इस खेत पहुंच एम्बुलेंस में कृषि वैज्ञानिकों के साथ कृषि अधिकारियों की टीम एम्बुलेंस में मुस्तैद रहेगी, जो किसान के खेत पर पहुंचकर किसान को यह बताएगी कि आपके खेत की मिट्टी में कितना रासायनिक खाद उपयोग करना है या नहीं करना है। कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने भोपाल में आयोजित किसान उत्पादक संगठनों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। कृषि मंत्री ने बताया कि पहले यह व्यवस्था किसान के लिए मंडी में उपलब्ध रहती थी, लेकिन इस सेवा का समुचित लाभ किसान को नहीं मिल पाता था। लेकिन अब इस व्यवस्था को किसान के खेत तक पहुंचाकर किसान को लाभ देने का निर्णय सरकार ने लिया है। श्री पटेल ने कहा कि गांव, किसान एवं खेती को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना तथा 1 लाख करोड़ का कृषि अवसंरचना फंड बनाया है, जिसमें किसानों को तथा गांव को लाभ हो रहा है। श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश की बंद पड़ी मंडियों की जमीन FPO को देने पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे उत्पादों को सुरक्षित रखा जा सके। भारत में ग्लाइफोसेट के उपयोग की स्थिति की फिर से पुष्टि करते हुए कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट किया कि एग्रोकेमिकल ग्लाइफोसेट भारत में प्रतिबंधित नहीं है। उन्होंने संसद में भारत में ग्लाइफोसेट की स्थिति, मनुष्यों और जानवरों पर इसके प्रभाव और इसके निर्माण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, कीटनाशक जहरीले पदार्थ होते हैं जो देश में उपयोग के लिए पंजीकरण समिति द्वारा मानव स्वास्थ्य, पशु और पर्यावरण के लिए उनकी प्रभावकारिता और सुरक्षा के बारे में खुद को संतुष्ट करने के बाद ही पंजीकृत किए जाते हैं। पंजीकरण समिति द्वारा अनुमोदित लेबल और पत्रक के अनुसार कीटनाशक का मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार ग्लाइफोसेट केवल चाय बागानों और गैर फसली क्षेत्रों में उपयोग के लिए पंजीकृत है। भारत में ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं है। पाले से बचाएं फसल। सर्दी के मौसम में जनवरी महीने में ठंड की लहर चलती है और रात का तापक्रम लगातार कम होता जाता है। जब तापक्रम लगातार 5 डिग्री से कम हो जाता है तो फसलों के अंदर उपस्थित पानी जम जाता है, जिससे कोशिका भित्ति फट जाती है और तरल पदार्थ बाहर की तरफ आ जाते हैं। पौधे मुरझा जाते हैं। इसे ही पाला या ठंड से जलना कहते हैं। लगातार रात्रि का तापमान 3 डिग्री तक चला जाए और आसमान में बादल न रहें, सुबह सुबह हवा चल जाए, तब पाला पड़ता है। इससे बचाव के लिए पहले से सचेत रहना चाहिए। विशेष रूप से आलू, मटर, काबुली चना की फसल को बचाने के लिए उपाय करने चाहिए। सिंचाई करने से खेत का तापक्रम 0.5 से 2 डिग्री तक बढ़ जाता है। पाले की संभावनाओं को देखकर खेत में हल्की सिंचाई करें, जिससे मिट्टी गीली रहे। चना, आलू, मटर, मसूर फसल में सरसों की अंतर्वर्ती फसल लेने से हवा की ठंडी तरंगें फसलों को कम नुकसान पहुंचाती हैं। पाले से बचाव हेतु फसल पर घुलनशील सल्फर 0.4%,
एवं घुलनशील बोरान 0.2% मिश्रण का 500 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। प्रति पंप घुलनशील सल्फर 40 ग्राम एवं घुलनशील बोरान 20 से 25 ग्राम का घोल बनाकर प्रयोग करें। खेतों व बगीचों में धुआं हेतु नम घास, सोयाबीन एवं गेहूं का खराब भूसा या टहनियों को इस तरह जलाएं कि धुआं खेतों पर एक परत बना ले व खेत में फसलों व पौधों के ऊपर धुआं बना रहे। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और किसान भाइयों, आज के इस अंक में इतना ही। उम्मीद है जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। मुझे दीजिए आज्ञा, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।